हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो कि प्रोटोजोआ का सदस्य है। और हम जो सीरीज कर रहे हैं पैथोजेनिक प्रोटोजोआ, उसके अंतर्गत का ये लास्ट टॉपिक है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। यह भी अंतः परजीवी है, एंडो पैरासाइट है। तो हम शुरुआत करते हैं इसका क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन से एनिमल्स आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी एक कोशिकीय और केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। सब फाइलम है इसका सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्को मतलब जिनमें लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया है, और मेस्टिको मतलब जिनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला है। तो मेस्टिका के तो सदस्य हम पहले पढ़ चुके, ट्राइपेनोसोमा है, ट्राइकोमोनास है, रिश्वानिया है, ये हम पढ़ चुके मेस्टिकोफोरा वाला। अब हमें सार्कोमेस्टिकोफोरा में से क्लास है सार्कोडिना। सार्कोडिना में सूडोपोडिया, यानी इनके अंदर गमनांक कौन सा पाया जाता है? सूडोपोडिया पाया जाता है। अब सूडोपोडिया की शेप कैसी होती है, उसके अनुसार इसका ऑर्डर है लोबोसा। लोबोसा में जो सूडोपोडिया होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ऐसे ब्लंट शेप का मुट्ठी आकृति का एक जो है सूडोपोडिया पाया जाता है। वो आते हैं किसमें? ऑर्डर लोबोसा में। जीनस क्या हो गया? एंटामीबा। स्पीशीज क्या हो गया? हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब हम लेते हैं, ये हैबिटाट क्या है इसका? ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट, यानी अविकल्पी आंत्र का अंतः परजीवी। अविकल्पी आंत्र का, एंट्रो मतलब आंत्र, एंडो पैरासाइट अंतः परजीवी, यानी मुख्य रूप से ये अपना जीवन चक्र, यह है मोनोजेनेटिक, अपना जीवन चक्र एक ही जीव में पूरा करता है, इसीलिए कहेंगे इसको मोनोजेनेटिक, यानी अपना जीवन चक्र एक जीव में पूरा कर रहा है। और वो एक जीव क्या है? वो एक जीव है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स की आंत्र का, बड़ी आंत्र का, कौन सी आंत्र का है ये? बड़ी आंत्र में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मोनोजेनेटिक है, ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। संरचना इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे जो प्रोटोजोआ है, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ है, उनका संरचना और लाइफ साइकिल, ये दो हमें विशेष रूप से जो है याद रखनी है, और क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ये है इसकी संरचना। इसकी जो साइज है ये कितनी होती है? लगभग 80 से 100 आर्मस्ट्रॉन्ग लंबा ये होता है साइज में। यहाँ आप देखें, इसमें एक साइड में एक प्रोजेक्शन बाहर निकल रहा है। ठीक है, जो आगे से बुट्ठा है, ब्लंट है, तो ये है इसका सूडोपोडिया। ये क्या है इसका? सूडोपोडिया। इस तरह का सूडोपोडिया होने के कारण ही इसका ऑर्डर क्या है? लोबोसा। ठीक है, जो ये एंटामीबा है, इसमें सबसे बाहर का जो आवरण है, वो सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है? प्लाज्मा लेमा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा लेमा। अब हम आते हैं अंदर, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्लियरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बाहर का आवरण, ये बिल्कुल बाहर का जो पार्ट है, ये बाहर का पार्ट एक्टोप्लाज्म कहलाता है, और अंदर का जो पार्ट है ये कहलाता है एंडोप्लाज्म। यहाँ आप साफ देख रहे हैं, बाहर वाली साइड में कोई कणिकामय संरचना नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। तो ये बाहर का एक्टोप्लाज्म है, ये हाइलीन टाइप का है। हाइलीन मतलब कांचा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप। जबकि अंदर वाला जो है एंडोप्लाज्म, इसमें क्या है? ग्रेन्यूल्स, कणिकामय संरचना। तो एंडोप्लाज्म ग्रेन्युलर है। अब हम लेते हैं इसका प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। तो इसका केंद्रक देखो आप, एक अलग ही प्रकृति का, एक अलग ही शेप का जो है, तो इसे हमें डिस्क्राइब करना है। लगभग सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के सेंटर में, यहाँ ये सेंटर में येलो कलर की जो संरचना दिख रही है, ये क्या कहलाती है? काइनेटोसोम। क्या कहलाती है? काइनेटोसोम, या इसको हम सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं। ठीक है, इस सेंट्रोसोम से पेरिफेरी की तरफ, परिधि की तरफ, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, ये ताड़ी जैसी संरचना, जैसे साइकिल में ताड़ियां होती है ना, उसके जैसी संरचना निकल रही है। ये भी एक्चुअली में क्रोमेटिन है, और ये ताड़ी जैसी संरचना क्या कहलाती है? लाइनिन। और यहाँ परिधि यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जहां पर
ये बीच बीच में आप व्हाइट स्पॉट्स देख रहे हैं, ये व्हाइट स्पॉट्स क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है। क्या है ये, क्रोमेटिन मटेरियल। तो इस तरह से इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है और स्पेसिफिक है। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, सेंटर में काइनेटोसोम है, काइनेटोसोम से साइकिल की ताड़ी जैसी संरचना निकल रही है परिधि की तरफ, जो क्रोमेटिन की बनी हुई है, लाइनिन है, और परिधि की तरफ यहाँ पर बीच बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये संरचना है क्रोमेटिन। तो इस तरह से ये है इसका न्यूक्लियस। अब आप यहाँ देखें, यहाँ बीच बीच में ये जो पिंक कलर की संरचना बताई गई है, ये यदि एंटामीबा ने ताजा आरबीसी कोशिका का भक्षण किया है, ठीक है, तो वो आरबीसी कोशिका और किसके अंदर बंद है, ये फूड वैक्यूल में खाद्यधानी बन जाती है उसकी। जो भी भोजन, ये होलोसेक प्रकार का नेचर है इसका, पूर्ण समभोजी, तो जो भी भोजन इसने लिया तो उसके बाहर ये फूड वैक्यूल एक बन गया फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल साइक्लोसिस प्रोसेस द्वारा चक्रीय गति द्वारा चक्र करता रहेगा और इसका जो है वो पाचन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल सा डायग्राम है इसका एंटामीबा हिस्टोलिटिका का मैच्योर फॉर्म का। मैच्योर फॉर्म यहाँ देखें, आप लिखे मैच्योर ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट मतलब ये वो अवस्था है जो भोजन ग्रहण करती है। ट्रोफोजॉइट वो अवस्था है जो भोजन ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये मैच्योर ट्रोफोजॉइट की संरचना है। इसके अंदर 4 प्रकार की स्टेजेस पाई जाती है, जिसमें से अभी एक हमने डिस्क्राइब करी, मैच्योर ट्रोफोजॉइट, यानी इस अवस्था में ये भोजन ग्रहण कर रही है। सेकेंड स्टेज है इसकी, जब इसको भोजन नहीं मिल रहा है या जब कई बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसके बाद में ये अपनी आकृति में मल्टीप्लिकेशन यहाँ किस प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, पहले केंद्रक का विभाजन होगा समसूत्री विभाजन के द्वारा और उसके बाद में साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है, सिंपल बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है। जब कई बार मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, उसके बाद में कुछ एंटामीबा जो है वो साइज में छोटी हो जाती हैं। जो इसकी साइज है इससे लगभग आधी साइज की हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें ये साइज में छोटी है, शेप केवल लोब जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है, बाकी लगभग वैसी है। न्यूक्लियस है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है ना। तो इस तरह से ये साइज में छोटी हो जाती है। तो इस छोटी साइज को क्या कहते हैं, प्रीसिस्ट। प्रीसिस्ट मतलब सिस्ट से पूर्व की अवस्था। इसको साइज छोटी हो रही है इसीलिए इसको दूसरा नाम माइन्यूटा भी दे देते हैं। माइन्यूट मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, है ना, तो माइन्यूटा। तो मैच्योर ट्रोफोजॉइट जो है सिस्ट बनने से पहले की जो अवस्था है उसमें वो साइज में छोटी हो जाती है और उसको कहेंगे प्रीसिस्ट। तो एक तरह से ये इंटरमीडिएट अवस्था है। एक तरह से क्या है, ये इंटरमीडिएट अवस्था है, प्रीसिस्ट, ऑल्सो नोन एज माइन्यूटा। अब इसके बाद में इसके बाहर की तरफ एक मोटा आवरण बनता है। प्लाज्मा लेमा के बाहर एक मोटा आवरण बनता है जो इसको प्रोटेक्ट करेगा। और ये मोटा आवरण क्या कहलाता है, सिस्ट वॉल। क्या है ये, सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल के अंदर अब ये जो एनिमल है ये स्फेरिकल शेप का है। किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का। ये कोई भी सूडोपोडिया वगैरह अब उसमें नहीं है, स्फेरिकल शेप का हो गया। एक न्यूक्लियस है और कुछ मात्रा में यहाँ पर ग्लाइकोजन है, क्योंकि अब इसको यहाँ एनर्जी कौन देगा, भोजन तो नहीं लेना ले रहा यहाँ पर, तो भोजन नहीं ले रहा, तो इसका आगे का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के लिए जो होना है प्रोसेस इसमें, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, जो ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड भोजन है। तो स्टोर्ड भोजन किस फॉर्म में है, इसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसके अलावा सिस्ट के अंदर क्रोमेटिन बार पाई जाती है। यहाँ देखिए आप, सिस्ट इसकी ट्रांसपेरेंट होती है, हाइलिन कचाबी होती है, अनस्टेबल होती है, यानी किसी से अभिरंजित नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्रोमेडियल बार पाए जाते हैं। ये क्रोमेडियल बार क्या है, एक्चुअली राइबोसोम्स का एग्रीगेशन है। कुछ राइबोसोम्स इकट्ठे होकर के एक संरचना बना लेते हैं, क्रोमेडियल बार, और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन में काम में आएगा। ठीक है, और ग्लाइकोजन मास, तो क्रोमेडियल बार और ग्लाइकोजन मास इस सिस्ट फॉर्म को जो आगे का इसके अंदर प्रोसेस होना है, डिवीजन होना है, उसके टाइम पर इसको जो एनर्जी और पोषण चाहिए होता है वो इसको ग्लाइकोजन से और क्रोमेडियल बार से मिलता है। तो ये सिस्ट फॉर्म है। अब सिस्ट फॉर्म के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो ये बाई न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लियस बन गए, बाकी बाहर सिस्ट है, अंदर का प्रोसेस चल रहा है, 2 न्यूक्लियस बन गए तो बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहलाएगी। अब इसमें फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो प्रत्येक में मल्टीप्लिकेशन हुआ किसमें, न्यूक्लियस में, तो ये बन गए टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज।
टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज तक आते आते इसके जो भी इसमें ग्लाइकोजन मटेरियल था वो कंज्यूम हो गया, साथ ही साथ क्रोमेडियल बार भी अब इसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट बनने के बाद की अवस्था है, तो ये सिस्ट के फॉर्म हो गए। सिस्ट पहले यूनिन्यूक्लिएटेड है, जब इसके बाहर आवरण बना है, फिर ये बाइन्यूक्लिएटेड हो गई, फिर ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड हो गई। तो सिस्ट के बाद में जो प्रोसेस आता है वो आता है एक्सिस्टेशन, यानी सिस्ट का आवरण हटेगा। अब सिस्ट का आवरण हटेगा तो इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सिस्टेशन। और आवरण, ये आवरण हट गया और अंदर से ये अंदर का जो पूरा अमीबा है ये बाहर आया है और इस पोजीशन को, इस संरचना को कहेंगे मेटासिस्ट। क्या कहेंगे इसको? मेटासिस्ट। यानी सिस्ट हट गया तो अंदर जो बच गया ये, जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, तो ये कहलाएगा मेटासिस्ट कंडीशन। अब मेटासिस्ट कंडीशन में अब इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, 4 बन चुका है। अब इसमें लगभग बराबर मात्रा में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और इस तरह से एक मेटासिस्ट से कितने मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड बनेंगे? 4। 1 2 3 4, और ये कहलाएंगे मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स। यानी अब ये भोजन करेंगे, आगे चलकर ये अपना भोजन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएंगे मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड। तो एक सिस्ट से जो ये मेटासिस्ट निकली है बाहर, इस एक मेटासिस्ट से कितने मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड बनते हैं? 4 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके अंदर जो है प्रोसेस होगा और ये साइज में इंक्रीज होंगे। साइज में इंक्रीज होने के बाद में ये बना लेंगे मैच्योर ट्रोफोजोइड। इस तरह से संरचना के आधार पर 4 तरह की फॉर्म है। मैच्योर ट्रोफोजोइड को जब सिस्ट बनाना है उससे पहले की अवस्था प्रीसिस्ट, जिसको माइनोटा कहेंगे, ये सिस्ट अवस्था है। सिस्ट के अंदर ही बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, फिर सिस्ट का जब आवरण हट जाएगा तो उसमें से जो संरचना निकलेगी वो कहलाएगी मेटासिस्ट। एक मेटासिस्ट से कितने मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स बाहर आते हैं? 4। तो ये 1 2 3 4 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स बाहर आते हैं। तो इस तरह से 4 अवस्थाएं हैं। तो ये तो हो गया एंटामीबा का क्लासिफिकेशन के बारे में और एंटामीबा का हैबिटेट के बारे में। इसका नेचर मोनोजेनेटिक है, ये लगभग सर्वव्यापी है। लगभग हर प्रकार की कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकता है। बहुत ज्यादा जो गर्म कंडीशन होती है उसमें जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो भारत के अंदर लगभग 20% लोग जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से ग्रसित होते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब हम लेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल में हमें कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं? लाइफ साइकिल ये अपना जीवन चक्र एक ही जीव में पूरा करता है, तो मोनोजेनेटिक है। इसको किसी वाहक की आवश्यकता नहीं है। तो ये ट्रांसमिट कैसे होगा? ये ट्रांसमिट होता है सदूषित पानी से या सदूषित भोजन से। यानी ऐसा पानी या भोजन यदि हम ग्रहण करते हैं जिसमें इसकी सिस्ट अवस्था है, जिसमें इसकी कौन सी अवस्था है? सिस्ट अवस्था है, तो वो व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पानी कैसा होना चाहिए? फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और भोजन भी जो हम सब्जी है, फल है, जो भी हम लाते हैं तो धो करके हमें खाने चाहिए। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच वगैरह जहां पर घूम रहे हैं तो ऐसे भोजन पर बैठ रहे हैं, वो भोजन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाना खाने से पहले अपने हाथ जो है वो हमें साबुन से अच्छी तरह से धोने चाहिए। ठीक है, ताकि किसी भी तरह से सिस्ट जो है वो हमारे भोजन के साथ या पानी के साथ हमारे अंदर प्रवेश ना करे। ठीक है, तो हम लेते हैं इसके लाइफ साइकिल में जो 4 स्टेजेस हमें करनी है। पहला मीनिंग क्या है? बाइनरी फिजन, यानी सामान्यतः जो मैच्योर ट्रोफोजोइट होता है, जो भोजन ग्रहण कर रहा है मैच्योर ट्रोफोजोइट है, तो इसमें बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन की प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले केंद्रक डिवाइड होगा। केंद्रक डिवाइड हुआ, 2 भागों में होने लग रहा है केंद्रक डिवाइड होने लग रहा है। यहाँ केंद्रक डिवाइड होकर 2 हो गए हैं। केंद्रक 2 होने के बाद में अब इसमें बाहर से ये फरो बनेगी, खांच बनेगी और साइटोप्लाज्म भी 2 भागों में बट जाएगा।
इस तरह से एक मैच्योर ट्रोफोजोइट से दो ट्रोफोजोइट बन रहे हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। तो ये है इसमें नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब हम लेते हैं जब ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके संख्या में बहुत सारे हो जाते हैं तो उसके बाद में इसमें प्रोसेस होता है सिस्ट फॉर्मेशन का। ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन से पहले बीच में एक मध्यस्थ अवस्था आती है जिसको कहते हैं प्री सिस्ट। जिसको क्या कहते हैं? प्री सिस्ट। यानी सिस्ट बनने से पहले ये साइज में क्या होगा? छोटा। जैसे जिस भी व्यक्ति की आंत्र में है, ये बड़ी आंत्र का अंतर परजीवी है, तो जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हर एंडोपैरासाइट में अपने आप को बनाए रखने के लिए कई जो है स्ट्रेटजी फॉलो करता है। तो उनमें से एक स्ट्रेटजी ये भी है कि अब यहाँ संख्या ज्यादा हो गई है, कुछ मात्रा में किसी भी तरह से आगे बने रहने के लिए जो है इस शरीर को त्याग दिया जाए। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? सिस्ट फॉर्म बनाएंगे इसमें से, है ना। तो उससे पहले कुछ ट्रोफोजोइट्स जो है वो साइज में छोटे होने लग जाते हैं, जस्ट लगभग हाफ, इतने थे, लगभग इससे हाफ हो जाएंगे, बस साइज में छोटे होंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रीसिस्ट कंडीशन या इंटरमीडिएट स्टेज है। इसको माइन्यूटा भी कहते हैं क्योंकि साइज में छोटा हो गया है। ठीक है, इसके बाद में प्रोसेस आता है इंसिस्टेशन, यानी सिस्ट का फॉर्मेशन होना। यानी ये जो प्रीसिस्ट है इसके बाहर एक मोटा आवरण बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सिस्ट। इंसिस्टेशन कहाँ होगा? बड़ी आंत्र में, क्योंकि ये कहाँ है? अंतःपरजीवी बड़ी आंत्र में है, तो बड़ी आंत्र के अंदर इंसिस्टेशन का प्रोसेस होगा। यानी कई इनमें से जो ये बने हैं एंटामीबा वो प्रीसिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और प्रीसिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में इनके बाहर एक मोटा आवरण बन जाता है और लगभग शेप स्फेरिकल हो जाती है। तो यहाँ आप देखें ये एक आवरण बन गया और इसके अंदर इसकी साइज छोटी है और ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। केंद्रक एक है, केंद्रक के साथ साथ में यहाँ पर ग्लाइकोजन मटेरियल है। क्या है? ग्लाइकोजन। क्योंकि सिस्ट फॉर्म में जब भी इसका आगे मल्टीप्लिकेशन होना है उस समय इसको भोजन कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि भोजन तो अब ये कर नहीं सकता, भासिस्ट बन गई है, तो जो ग्लाइकोजन स्टोर है उससे ये थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन है। इसके साथ साथ में इसमें क्रोमेटिन बार है। क्रोमेटिन बार क्या होता है? राइबोसोम का एग्रीगेशन। कुछ राइबोसोम एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो है क्रोमेटिन बार, तो वो भी इसको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा। तो सिस्ट है। सिस्ट मैंने क्या बताई थी? ये क्या बताई थी? हाइलीन होती है और अनस्टेबल होती है, यानी काचाबी होती है और अभिरंजित नहीं होती है, अभिरंजित होती है। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके अंदर मल्टीपल फिजन होगा। क्या होगा? मल्टीपल फिजन। यानी जो केंद्रक है पहले एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे, अभी भी ये सिस्ट में है तो ये कहलाएगा बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट। अब ये दोनों केंद्रक भी विभाजित होंगे, इस तरह से ये चार केंद्रक बन गए और ये अवस्था हो गई टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। एक संक्रमित व्यक्ति के अंदर कुछ 100 से कई हजारों सिस्ट जो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, मोनो बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट या टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये विष्टा के द्वारा जो है बाहर, विष्टा के साथ बाहर निकाल दी जाती है समय समय पर। ठीक है, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट अवस्था में आने के बाद में अब इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन फिजन में केवल टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट तक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इतना इसमें संचित भोजन होता होगा। अब इसका होगा एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन यानी सिस्ट जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी। सिस्ट क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी और ये अंदर से जो एंटामीबा है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस है, जो टेट्राड अवस्था जो टेट्रान्यूक्लिएटेड फॉर्म में है, ये टेट्रान्यूक्लिएटेड फॉर्म जो है ये बाहर आ गई, सिस्ट से बाहर की तरफ आ गई। तो ये जो है ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन यानी सिस्ट से बाहर आना। ठीक है, और अब ये जब 4 न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये वाला फॉर्म कहलाता है मेटासिस्ट। क्या कहलाता है ये? मेटासिस्ट। जब सिस्ट से बाहर आ गया है और इसमें 4 न्यूक्लियस है, अब इनके अंदर जब ये बाहर आ जाता है तब अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। प्रत्येक न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म जो है वो कुछ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और इस तरह से एक मेटासिस्ट से कितनी ट्रोफोसाइट बनेंगी? 4 ट्रोफोसाइट बन जाएंगी, मेटासिस्टिक ट्रोफोसाइट। तो 4 जो है ये मेटासिस्टिक ट्रोफोसाइट्स बन जाती हैं। अब ये भोजन ग्रहण करना शुरू करती है और भोजन ग्रहण करना शुरू करके ये मैच्योर ट्रोफोसाइट में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल में हमें क्या क्या डिस्क्राइब करना है?
बाइनरी फिजन तो हमने बता दिया नॉर्मल प्रोसेस है इसका फिजन का। इंसिस्टेशन जो कहां पर हो रहा है, बड़ी आंत्र में हो रहा है। अब सिस्ट के फॉर्म में जो सिस्ट बनी है, ये किसी भी फॉर्म में सिस्ट जो है हजारों की संख्या में जो व्यक्ति है, इस रोगग्रस्त व्यक्ति है, उसकी विष्ठा के साथ बाहर त्याग दी जाती है। सिस्ट जो है ये अब संदूषित पानी या भोजन के साथ में किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करती है, क्योंकि इसका वाहक तो है नहीं कोई, है ना। तो ऐसा भोजन या ऐसा पानी जिसके अंदर ये सिस्ट है, ये भोजन के साथ या पानी के साथ व्यक्ति तक पहुंचती है। अगर ये पानी के साथ एंटर होती है तो जो है सीधा हमारे आंत्र तक पानी जल्दी पहुंच जाएगा, स्टमक में पानी ज्यादा देर रुकता नहीं है। लेकिन अगर ये भोजन के साथ में अंदर आई है तो भोजन जो हमारा आता है वो स्टमक में जाएगा पहले, और स्टमक के अंदर क्या है, जठर रस। जठर रस यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। तो वहां भोजन के साथ में यदि सिस्ट आती है तो वो सिस्ट जो है वो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करती है। ज्यादातर सिस्ट वहां पर खत्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, नष्ट हो जाती है वहां पर। लेकिन पानी के साथ जो आई है वो 1 और 2 सप्ताह तक सर्वाइव भी कर सकती हैं, और 1-2 सप्ताह और जो है वो सीधा बड़ी आंत्र तक सुरक्षित पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बाद में क्या है, एक्सस्टेशन। एक्सस्टेशन जो सिस्ट बताया कि सिस्ट का आवरण हट गया, ये बाहर आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है हमें ये बताएगा, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी पैथोजेनिसिटी, इसका डायग्नोसिस, प्रिकॉशन, और जो है इसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए, तो ये अब हम पढ़ेंगे। हमने एंटामीबा का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए, लाइफ साइकिल पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब है इसका पैथोजेनिसिटी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। पैथोजेनिसिटी में हमें क्या क्या मेंशन करना है, नॉन डिसेंट्रिक इन्फेक्शन। सामान्यतः अतिसार नहीं होता है। तो अतिसार नहीं होता है तो सिम्टम कैसे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि सिम्टम लेस। सिम्टम लेस यानी कि इसके अंदर पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, सिर में दर्द होना, बेचैनी होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनके अंदर कभी कभी जो है ये डिसेंट्री नहीं होती, अतिसार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जो आहार नाल है उस पूरी आहार नाल में अंदर की तरफ म्यूकस की लेयर है, और म्यूकस की जो लेयर होती है वो अपने आप को वो एलिमेंट्री कैनाल को प्रोटेक्ट करती है। इस प्रकार के कोई प्रोटोजोआ है या कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई एंटर कर रहा है तो उनसे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो उनके अंदर अतिसार नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, नॉन डिसेंट्रिक इन्फेक्शन है तो उनके अंदर क्या होगा, पेट में दर्द होना, जलन होना, बार बार जो है बार बार दस्त लगना। ठीक है, इस तरह के लक्षण उसमें प्रकट होंगे। दूसरा है अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री यानी नाम से पता चल रहा है इसमें डिसेंट्री होती है, अतिसार होता है। तो इसमें अतिसार कैसे हुआ, जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल यानी बड़े आंत्र में है ये, तो बड़े आंत्र में जो अंदर म्यूकस की लेयर है, तो वो म्यूकस की लेयर जो है इसके द्वारा केमिकल सिक्रेट किया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, म्यूकस की लेयर को डिसॉल्व कर लेंगे, और डिसॉल्व करके सब म्यूकोसा वाले पार्ट तक पहुंच जाते हैं, और सब म्यूकोसा वाले पार्ट तक पहुंचकर वहां की जो कोशिकाएं हैं उनको डैमेज करते हैं। और कोशिकाओं को डैमेज किया यानी कि अंदर क्या हो गया, घाव उत्पन्न हो जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ घाव उत्पन्न हो जाता है, और घाव उत्पन्न होने के कारण अब यदि खाने में कोई बैक्टीरिया वगैरह भी आ रहा है खाने या पानी के साथ में, तो वो भी वहां पर जो है संक्रमण करेगा। तो इस तरह से अमीबिक डिसेंट्री कब होगा, जब इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, जब इसके द्वारा एंटामीबा के द्वारा स्रावित हिस्टोलिटिका एंजाइम्स जो है म्यूकस की परत को डिसॉल्व कर पाएंगे और सब म्यूकोसा तक पहुंच पाएंगे। वहां जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसको डैमेज करेंगे, उन कोशिकाओं को डैमेज करेंगे, तब उसके बाद में वहां पर एलिमेंट्री कैनाल में घाव होगा, और घाव होने के कारण अब विष्ठा के साथ में क्या आएगा, यानी दस्त जो लग रहे हैं उसके साथ में एंटामीबा फॉर्म, ट्रॉफिसॉइड वाली फॉर्म है, सिस्ट वाली फॉर्म है, खुद एलिमेंट्री कैनाल की जो डैमेज कोशिकाएं हैं वो, ब्लड है,
पस है, तो ये जो है ये दस्त के साथ में बाहर आएगा, ठीक है। तो ये होगा अमीबॉइक डिसेंट्री। तीसरा है इसमें एब्सेशन इन ब्रेन, लीवर, लंग्स एक्सेट्रा। जैसे जब अमीबॉइक डिसेंट्री हो रहा है तो अंदर क्या हो गया, घाव हो गया है आंत्र की वॉल में, है ना। तो घाव होने के कारण क्या है, अब ये ब्लड के संपर्क में भी आ जाएंगे। कुछ ट्रोफोसाइट्स जो है वो ब्लड के संपर्क में आ गए और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद में इनके कुछ सदस्य कहाँ पहुंच सकते हैं, लीवर तक पहुंच सकते हैं, लंग्स तक पहुंच सकते हैं, ब्रेन तक पहुंच सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन के साथ में। तो जैसे लीवर तक पहुंचा है तो लीवर पहले प्रभावित होगा। लीवर तक अगर पहुंचा है तो लीवर भी काफी देर तक प्रतिरोधक क्षमता रखता है, यानी काफी देर तक एंटीबॉडीज वगैरह बनाएगा ताकि जो है ये उस पर प्रभाव ना कर सके। लेकिन फिर भी अगर संख्या में ये ज्यादा है और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है व्यक्ति का, तो लीवर की कोशिकाओं को भी ये डैमेज करने लग जाता है, भक्षण करने लग जाता है उनका, और वहां पर जिसके परिणाम स्वरूप उसमें क्या हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं लीवर में। इसी तरह से लंग्स या ब्रेन तक भी अगर ये पहुंच जाएगा तो वहां पर भी ये घाव या फोड़े उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें मेंशन करनी है पैथोजेनेसिटी में। अब हम लेते हैं डायग्नोस, यानी किस तरह से पहचाना जाएगा कि ये जो लक्षण है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण है या कुछ और चीज है, ठीक है। तो डायग्नोस क्या करेंगे, विष्ठा का जांच करेंगे। बार बार दस्त लग रहे हैं तो हो सकता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो, तो क्या करते हैं, विष्ठा की जांच करते हैं। विष्ठा की जांच करने में हमें पता है जो सिस्ट फॉर्म है, काफी सारी सिस्ट हो सकती है, हजारों की संख्या में सिस्ट आती है या ट्रोफोसाइट्स भी आते हैं। लेकिन क्योंकि सिस्ट जो है वो क्या है, हाइलीन है और अनस्टेबल है, तो इसीलिए उसमें क्या दिखेगा, उसकी जांच करने से यदि उसमें शार्कोट लेडन के क्रिस्टल्स दिखते हैं, क्या दिखते हैं, शार्कोट लेडन के क्रिस्टल्स दिखते हैं, इसका मतलब ये सिस्ट है एंटामीबा की उस विष्ठा में। और ये कंफर्म हो जाता है कि वो जो पेशेंट है उसके आंत्र में एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक है। फिर आता है जब पता चल गया तो ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए पहले के टाइम पर आर्सेनिन और आयोडीन के कंपाउंड दिए जाते थे, आर्सेनिन और आयोडीन के कंपाउंड दिए जाते थे। लेकिन अब जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है वो है टेट्रासाइक्लिन एंड ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड टेरोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड टेरोमाइसिन की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, या मेट्रोनाइडेजोल केमिकल जो है इसकी बनाई हुई दवाइयां जो है वो दी जाती हैं। तो हम ये ट्रीटमेंट में ये आर्सेनिन आयोडीन कंपाउंड पहले दिया जाता था, टेट्रासाइक्लिन और टेरोमाइसिन एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और मेट्रोनाइडेजोल केमिकल से बनी हुई दवाइयां दी जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। प्रिकॉशन में हमें क्या लिखना है, जो शुरू में बताया था, किससे हो रहा है, संदूषित पानी से और संदूषित भोजन से, ठीक है। तो किस चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी पानी हम पी रहे हैं, जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, और जब भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तब अपने हाथों को साबुन से धोएं और पानी छान करके पिए, उबाल करके पिए, साफ सुथरा पानी पिए। भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो मक्खी, मच्छर, कॉकरोच आदि से दूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से इसकी जो सिस्ट है वो हमारे पानी या भोजन के साथ में हमारे शरीर में एंटर ना करे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इससे संबंधित छोटे बड़े सारे प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे, वो जो टॉपिक आपको कवर करवाया है उसके अंदर जो है आप उसमें से आराम से उसके आंसर दे सकते हो। तो टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।